हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द कलेक्टिव लर्निंग में। तो जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हो अभी चल रहा है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये वीडियो उसी पर्पज़ से लाया हूँ। अगर आप इसको देखते हैं तो अभी तक टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो सभी यहाँ पे मैं देखूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा डिटेल में बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वही सारी चीज़ें आपको बताते हुए यहाँ पे मैं चलूँगा। तो अगर आप ये पूरा देखेंगे, कोशिश करूँगा कि मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊँ ताकि छोटा छोटा वीडियो बन सके। तो सभी मैं यहाँ पे अमेंडमेंट यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो आप इसको पूरा देखिएगा। आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 1951 में ला गया था। तो ये क्या था कि ये भारत का पहला संशोधन था, जो कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसको लागू किया गया था। इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कई सामाजिक आर्थिक सुधारों की यहाँ पे ज़रूरत थी। विशेष रूप से अगर बात करें तो भूमि का सुधार था और न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में यहाँ पे देखा गया था। तो ये सभी बातों को लेकर यहाँ पे ला गया था। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 में यहाँ पे संशोधन किया गया था। किसके माध्यम से? जो पहला संविधान संशोधन था। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाने की यहाँ पे अनुमति दी गई थी। अनुच्छेद 31(b) के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें ऐसे कानून डाले गए थे जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। ये संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम था, ताकि गरीब किसानों को भूमि का अधिकार मिल सके। इसके अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य का केस, जो कि 1951 में चल रहा था, ये केसों से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य केस 1951 में चल रहा था, में भूमि सुधार कानून को संविधान के खिलाफ यहाँ पे बताया गया था। इसलिए सरकार ने संविधान संशोधन कर यहाँ पे 9वीं अनुसूची बनाई थी। तो ये सारी डिटेल थी फर्स्ट संशोधन के हैं कि जो सेकंड संविधान संशोधन अधिनियम था, ये 1952 में लाया गया था। ये संशोधन लोकसभा में सीटों के निर्धारण से संबंधित था। संविधान के अनुच्छेद 81 में यहाँ पे संशोधन किया गया था, ताकि लोकसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में हो सके। पहले संविधान में केवल सीमित प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, लेकिन लोकतंत्र की भावना को ध्यान में रखते हुए आबादी आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। पहले आम चुनाव जो हुए थे तो 1951-52 में हुए थे। उस समय यह स्पष्ट हुआ था कि प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसको सुसंगत बनाने की यहाँ पे जरूरत है। यह संशोधन उसी अनुभव का परिणाम था और भविष्य के चुनावों के लिए मार्गदर्शक बना था। तो इस तरह से 2 संविधान संशोधन यहाँ पे हमने देखे। अगला देखते हैं तीसरा संविधान संशोधन। ये 1954 में लाया गया था। यह संशोधन भूमि अधिग्रहण और संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। इसके अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो जो 7वीं अनुसूची की सूचियाँ हैं कौन कौन सी, जिसके अंतर्गत लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये 3 तरह की लिस्ट आती हैं जो कि 7वीं अनुसूची में है। तो इनमें क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था। लिस्ट 1 और लिस्ट 3 यानी कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कुछ नए विषय जोड़े गए थे, जिनका संबंध भूमि सुधार और खेती से था। इसका उद्देश्य भूमि सुधारों को मजबूत बनाना और कृषि उत्पादन को नियंत्रित करना था। चौथा संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1955 में लाया गया था। यह संशोधन भी संपत्ति के अधिकार और 9वीं अनुसूची से संबंधित था। फिर बिंदु की बात करें तो सरकार को जो न्याय संगत मुआवजा देने की जो बाध्यता थी उसको यहाँ पे हटा दी गई थी। भूमि अधिग्रहण में सरकार को अधिक शक्ति दी गई, जिससे कि गरीबों को जमीन बांटी जा सके। तो ये क्यों चलाया जा रहा था? ताकि उस समय पे क्या था कि कुछ लोग जमींदार थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीन थोड़ी कम थी। तो सरकार ऐसी सभी योजनाएं चला रही थी कि बड़े बड़े जमींदारों से वहाँ से ज़मीन ले करके छोटे गरीबों को दे दी जाए। इसलिए यहाँ पे 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि 9वीं अनुसूची में और अधिक भूमि सुधार कानून जोड़े गए, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। 9वीं अनुसूची का मतलब यहाँ पे ये था कि जिस कानून को 9वीं सूची में डाल दिया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसको नहीं ले जा सकता। इसके अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों की प्रतिक्रिया में लाया गया था, जैसे कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बेला बनर्जी केस, जिसमें न्यायालय ने उचित मुआवजा देने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने इसी संविधान संशोधन के जरिए पलटने का प्रयास किया, ताकि समाजवादी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अगला देखते हैं जो संविधान संशोधन अधिनियम 1955 पचमा था। तो यह संशोधन राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के समय अनुशंसाओं पर राज्य सरकारों की राय प्राप्त करने की प्रक्रिया को यहाँ पे स्पष्ट किया गया था। मुख्य बिंदु की बात करें तो अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया था।
इसमें यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति को किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले राज्य की राय प्राप्त करना आवश्यक है और उसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर दी जानी चाहिए। क्या? तो राय दी जानी चाहिए। राय प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ पे संशोधन लाया गया था। इसके अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था और इससे पहले की प्रक्रिया को स्पष्ट करना आवश्यक था। तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, इसके अंतर्गत कई सारे नए राज्यों का यहाँ पे गठन किया गया था। फिर बात करते हैं 6वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में लाया गया था। तो यह संशोधन कर प्रणाली से संबंधित था, यानी टैक्सेशन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित था। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है कि अनुच्छेद 269 से लेकर 286 में संशोधन किया गया था। अंतर्राज्यीय व्यापार यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड और वाणिज्य कॉमर्स पर केंद्र को कर लगाने की शक्ति दी गई थी। यह स्पष्ट किया गया कि कोई राज्य अन्य राज्य में की गई बिक्री पर कर नहीं लगा सकता। इसके अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो आर्थिक समन्वय बनाए रखने और राज्यों के बीच कर विवादों को रोकने के लिए संशोधन लाया गया था। यह जीएसटी से पहले की कर प्रणाली को संतुलित करने का प्रयास। 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में लाया गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक संशोधनों में से एक था और इसका संबंध राज्यों के पुनर्गठन से था। संविधान में पार्ट 1, जो कि राज्यों की सूची, और शेड्यूल 1 में व्यापक बदलाव यहाँ पे किए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना था? तो था आंध्र प्रदेश। राज्यपालों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, कार्यकाल आदि से संबंधित प्रावधानों को भी यहाँ पे संशोधित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 था की सिफारिश के आधार पर यह बनाया गया था। 1956 में लागू हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें केंद्र राज्य संबंधों को भी सशक्त किया गया और नया केंद्र शासित प्रदेश वर्ग यहाँ पे जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1959 में लाया गया था। यह संशोधन अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित था। तो जैसे कि एसटी हो गए तो इनको 10 वर्ष क्या होता था कि जो भी आरक्षण होते हैं 10-10 वर्षों में बढ़ाए जाते हैं। तो हर 10 साल, जैसे मान लीजिए कंप्लीट हुआ तो अगले 10 साल के लिए इसको बढ़ाया जाता है। तो उसी से संबंधित ये था। अगला देखते हैं 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। तो ये संशोधन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के अनुसार किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में हुए सीमा समझौते यानी नेहरू नॉन एग्रीमेंट जो हुआ था, इसके अनुसार पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश सीमा, तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, में कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने और कुछ को भारत में शामिल करने का यहाँ पे निर्णय हुआ था। अगला देखते हैं 10वां संविधान संशोधन। ये 1961 में हुआ था। यह संशोधन दादरा और नागर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाने से संबंधित था। अगला देखते हैं 11वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में किया गया था। यह संशोधन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में तकनीकी सुधार लाने के लिए किया गया था। जो अनुच्छेद 66 है, इसमें संशोधन किया गया था जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। फिर आता है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1962 में लाया गया था। यह संशोधन गोवा, दमन और दीव को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए किया गया था। 1961 में भारत ने सशस्त्र बलों के माध्यम से पुर्तगाली शासन को गोवा, दमन और दीव से मुक्त कराया था और 1962 में इन्हें भारत का आधिकारिक हिस्सा बनाने के लिए संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में जोड़ा गया था। इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया था। अगला देखते हैं 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1962 में लाया गया था। तो यह संशोधन नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा देने और उसे एक अलग राज्य बनाने से संबंधित था। आता है 14वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1962 में ही लाया जाता है। यह संशोधन पांडुचेरी, जो कि पांडिचेरी है, इसको भी बोलते हैं, को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाने से संबंधित था। अगला देखते हैं जो संविधान संशोधन ज़्यादा जरूरी मुझे समझ में आएगा उसको मैं काफ़ी एक्सप्लेन में डिटेल से आपको बता दूंगा। जिनमें सिर्फ कुछ फैक्ट याद रखने की चीज़ बातें होंगी वो सभी में सिर्फ मैं छोटे फैक्ट ही आपको बताऊंगा। फिर आता है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1963 में लाया जाता है। तो ये संशोधन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित था। तो यहाँ पे सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था।
और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया, जिसमें वे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और भी व्यापक आदेश जारी कर सकते थे। अनुच्छेद 217, 222, 224, 226, 297 इन सभी में यहाँ पे संशोधन किया गया था। फिर आता है 16वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1963 में आता है। यह संशोधन देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा से संबंधित था। इसे राष्ट्रीय एकता संशोधन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो 16वां संविधान संशोधन था इसको राष्ट्रीय एकता संशोधन बोला जाता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 19 हो गया, 84 हो गया और 173 में संशोधन किया गया था। इसके अगर कुछ बिंदुओं की बात करें तो जैसे 1962 का जो चीन भारत युद्ध हुआ था, उसके बाद देश की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई थी। इसके चलते सरकार ने संशोधन यहाँ पे किया था ताकि देश की अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता संवैधानिक रूप से सुनिश्चित की जा सके। फिर आता है 17वां संविधान संशोधन, जो कि 1964 में आता है। यह संशोधन भूमि सुधारों से संबंधित था और संपत्ति के अधिकार का एक बड़ा प्रभाव डालने वाला था। इसमें होता यह है कि जो अनुच्छेद 31 से था उसमें संशोधन किया गया था ताकि भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया जा सके, निजी जमींदारों को समाप्त करने की और कृषि भूमि को किसानों में वितरित करने के लिए कई राज्य कानून बनाए गए थे जिन्हें चुनौती दी जा रही थी। किसलिए? ये फंडामेंटल राइट था, इसीलिए 31 को यहाँ पे संशोधित किया जाता है। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में नए भूमि सुधार कानून जोड़े जाते हैं। फिर आता है 18वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1966 में आता है। यह संशोधन संसद को संविधान में राज्य की परिभाषा की व्याख्या करने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया था और यहाँ पे यह स्पष्ट किया गया था कि संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य के रूप में नामित करने का अधिकार है जब तक कि वह संविधान के अनुद्देश्यों के अनुरूप हो। अगला देखते हैं। फिर आता है 19वां संविधान संशोधन, जो कि 1966 में है। यह संशोधन चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित था और उच्च न्यायालयों की भूमिका को पुनर्परिभाषित करता है। मुख्य बिंदु की अगर यहाँ पे बात करें तो अनुच्छेद 324 में परिवर्तन किया गया था, जो कि किससे संबंधित था? चुनाव आयोग से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि चुनाव संबंधी विवादों को निपटाने का अधिकार उच्च न्यायालय को यहाँ पे दिया जाता है। पहले राष्ट्रपति को चुनाव याचिकाओं पर निर्णय देने का अधिकार था, लेकिन अब यह अधिकार उच्च न्यायालयों को स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर आता है 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में। यह संशोधन भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता देने से संबंधित था। अगला देखते हैं। फिर आता है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1967 में आता है। यह संशोधन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित था और भाषाई विविधता को मान्यता देता है। तो जो सिंधी भाषा थी इसको क्या किया जाता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में यहाँ पे शामिल किया गया था। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई थी। सिंधी भाषा बोलने वाले लोगों की मांग पर यह संशोधन लाया गया था। फिर आता है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1969 में आता है। यह संशोधन पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को विशेष प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए बनाया गया था। संविधान में अनुच्छेद 244A जोड़ा गया था। इसके तहत संसद को यह अधिकार मिला कि वह पूर्वोत्तर के किसी राज्य में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सके जिसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद हो सकती है। अगले की बात करते हैं। 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1969 में लाया गया था। यह संशोधन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। नागालैंड और असम में निवास करने वाली कुछ जनजातियों को आरक्षण से अस्थायी रूप से छूट दी गई थी। सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान पर विचार किया गया था। इस संशोधन के जरिए कुछ जनजाति समूहों के प्रतिनिधित्व को लचीले ढंग से विनियमित किया गया था। फिर आता है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1971 में आता है। ये भारत के संविधान का एक ऐतिहासिक और विवादास्पद संशोधन था। सुप्रीम कोर्ट के जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 में केस हुआ था। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला कब आया था? तो 1967 में आया था कि निर्णय को यहाँ पे पलट दिया गया था। संसद को यह स्पष्ट अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रपति की सहमति को अनिवार्य बनाया गया था। इसके अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इस संशोधन ने संसद की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया और आगे चलकर केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में होता है, उसकी पृष्ठभूमि यहाँ से तैयार होती है।
फिर बात करते हैं संविधान संशोधन 25वां, जो कि 1971 में हुआ था। यह संशोधन संपत्ति के अधिकार और सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में था। अनुच्छेद 31C यहाँ पे जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि यदि कोई कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि DPSP को लागू करने के लिए बनाया गया है तो उसे जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं 14, 19 और 31 के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब कि सरकार DPSP के अंतर्गत कोई कानून बनाती है तो उसको आप ये कहकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो रहा है, इसके माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर मुआवजा शब्द जो था उसकी जगह पे राशि यानी अमाउंट शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया था, जिससे अदालतें अब इस राशि की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो सरकार भूमि सुधारों को लागू करना चाहती थी, लेकिन न्यायपालिका की दखल से बाधा आ रही थी। इस संशोधन ने न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया और कार्यपालिका की नीति कार्यान्वयन की शक्ति को बढ़ाया था। फिर आता है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1971 में आता है। यह संशोधन भारत में राजाओं और रियासतों की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने से संबंधित था। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो जो प्रिवी पर्स था, जो कि राजाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता यानी कि एक तरह की पेंशन दी जाती थी, इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। राजा महाराजा जैसे विशेषाधिकार और उपाधियां यहाँ पे समाप्त कर दी जाती हैं। अनुच्छेद 295 और 362 को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ नीति का हिस्सा था। स्वतंत्रता के समय भारत में सम्मिलित हुई रियासतों को यह सुविधा दी गई थी। कौन सी सुविधा? कि उन्हें प्रीवी पर्स दिया जाता था, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया था। यह संशोधन सामाजिक समानता और लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। फिर बात करते हैं 27वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1971 में ही लाया गया था। तो यह संशोधन मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विशेष प्रावधान देने से संबंधित था। मुख्य बिंदु की बात करें तो मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। संविधान में मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल किए गए थे। इससे 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। फिर बात करते हैं 28वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1972 में आया था। यह संशोधन सेवा, शर्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित था, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 314 को हटाने को लेकर। अनुच्छेद 314 को संविधान से यहाँ पे क्या किया? हटा दिया गया था। इसके तहत ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारियों को विशेष सुरक्षा दी गई थी, जो अब समाप्त कर दी गई थी। तो क्या होता था इसके पहले? विशेष यहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड की जाती थी इंडियन सिविल सर्वेंट्स को, तो उसको अब यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। अब सभी लोक सेवकों के लिए सेवा शर्तें समान होगी, चाहे वे स्वतंत्रता से पहले के हों या बाद के हों। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भी जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, इन अधिकारियों को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो कलेक्टर वगैरह हुआ करते थे उनको विशेष दर्जा प्राप्त था। ये संशोधन समानता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे सभी सरकारी सेवकों के अधिकार समान हो सके। फिर बात करते हैं 29वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1972 में ला गया था। यह संशोधन भूमि सुधार से संबंधित दो केरल राज्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। दो केरल के राज्य कानून थे, तो कौन कौन से थे? द केरला लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1969 1969 और दूसरा था द केरला लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1971 1971 को 9वीं अनुसूची में यहाँ पे शामिल कर दिया गया था। इन कानूनों का उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि देना और जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो भूमि सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी। 9वीं अनुसूची में डालने से इन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षित कर दिया गया था। फिर बात करते हैं 30वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1972 में लाया गया था। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट की अपील क्षेत्राधिकार यानी जो एपिलेट ज्यूरिडिक्शन होता है, इससे संबंधित था। मुख्य बिंदु की बात करें तो अनुच्छेद 133 में संशोधन कर यह स्पष्ट किया गया कि सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी की जा सकती है जब संबंधित उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र दे। इस प्रमाण पत्र में यह कहा जाना चाहिए था कि मामला संविधान के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है या फिर न्याय के हित में सुप्रीम कोर्ट में जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार को कम करने और अपील की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संशोधन लाया गया था। फिर बात करते हैं 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1973 में लाया गया था। यह संशोधन लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया था। भारत की जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए लोकसभा में की अधिकतम सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। इसमें 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित की गई थी। 1971 की जनगणना में देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी। जनप्रतिनिधित्व को समान और संतुलन बनाए रखने के लिए संशोधन किया गया था।
फिर आता है 32वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1973 में आता है। यह संशोधन असम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक स्वायत्तता से संबंधित था। मुख्य बिंदु की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 371 के समान अनुच्छेद 371 भी जोड़ा गया था। असम की विधानसभा में एक समिति का गठन किया गया जिसमें केवल जनजातीय क्षेत्रों के विधायक सदस्य होंगे। इस समिति को क्षेत्र के विकास, प्रशासन और नीति निर्माण में विशेष भूमिका दी गई थी। तो इस तरह से हमारा 32वां था। अगला देखते हैं 33वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में लाया गया था। तो यह संशोधन संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के त्याग पत्र से संबंधित था। अनुच्छेद 101 और 190 में यहाँ पे संशोधन किया गया था। फिर बात करते हैं 34वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1974 में आया था। यह संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित और 9वीं अनुसूची में नए कानून जोड़े गए थे। फिर आता है 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में आता है। यह संशोधन सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाने से संबंधित था। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में यह संशोधन सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने से संबंधित था। तो जो 35वां था वो सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया था और जो 36वां था वो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया था। अगला देखते हैं 37वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1975 में लाया गया था। तो यह संशोधन अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संवैधानिक मान्यता देने के लिए बनाया गया था। फिर आता है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1975 में आता है। यह एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद संशोधन था जो आपातकालीन शक्तियों से संबंधित था। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल, इन सबको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था। राष्ट्रपति, राज्यपाल और कार्यपालिका के निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो यह संशोधन आपातकाल 1975 से 77 के दौरान किया गया था। इससे कार्यपालिका को असीमित शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कटौती हुई थी। यह संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर पर सीधा प्रहार माना गया था। फिर अगला देखते हैं 39वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1975 में थे। तो यह संशोधन प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के चुनावों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने हेतु लाया गया था। तो इस समय जो आपातकाल के समय जितने भी संशोधन लाए गए थे काफ़ी ज़्यादा विवादित थे। तो इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो अनुच्छेद 229A जोड़ा गया था किसके माध्यम से, 39वें के माध्यम से, जो कहता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को केवल संसद के विशेष कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इन चुनावों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद लाया गया था। इसे कार्यपालिका की न्यायपालिका पर सीधी प्रतिक्रिया माना गया और व्यापक आलोचना हुई थी। फिर आता है 40वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आता है। इस समय पे काफ़ी ज़्यादा संविधान संशोधन हुए थे। तो यह संशोधन 9वीं अनुसूची में और कानूनों को जोड़ने और समुद्री संपत्ति से संबंधित था यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से संबंधित था। मुख्य बिंदु की बात करें तो भूमि सुधार, औद्योगिक नीति और कुछ कर कानूनों सहित 64 और अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं 41वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में लाया था। यह संशोधन राज्य सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से संबंधित थी। तो संविधान के अनुच्छेद 309 में संशोधन कर राज्य सरकारों को अपने राज्य सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का यहाँ पे अधिकार दिया गया था। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 1976 में आता है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। यह अब तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधन था। कुछ यहाँ पे मुख्य बिंदु देखते हैं। तो जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना संविधान की, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। फिर इसके बाद अनुच्छेद 31C जो फंडामेंटल राइट है को मजबूत किया गया। अब राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाले कानून मौलिक अधिकारों से ऊपर यहाँ पे माने गए थे। तो जो 31C यहाँ पे जोड़ा गया था, इसके माध्यम से ये किया गया था कि जो DPSP है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर होंगे। न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। कोर्ट संविधान संशोधन की समीक्षा नहीं कर सकती थी। अनुच्छेद 368 में बदलाव किया गया था। इस संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कम कर दी गई थी कि आप कोई भी संशोधन को आप रिव्यू नहीं कर पाएंगे। केंद्र को और अधिक शक्तियां दे दी गई थी। समवर्ती सूची में और अधिक विषय जोड़े गए थे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और संघीय ढांचे पर आघात यहाँ पे किया गया था। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो यह संशोधन आपातकाल जो कि 1975 से 77 के दौरान किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980, केशवानंद भारती केस कब आया था तो 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, तो इसके माध्यम से कई प्रावधानों को यहाँ पे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला देखते हैं 43वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1977 में लाया गया था। तो यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए कई प्रावधानों को रद्द करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करता है। अनुच्छेद यहाँ पे क्या होता है 31D को समाप्त किया जाता है जो राजनीतिक अपराधों की रोकथाम से संबंधित था। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था जो आपातकाल के बाद सत्ता में आई थी। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को फिर से मजबूत करना था। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में आता है। यह एक ऐतिहासिक संशोधन था जिसमें आपातकाल के दौरान किए गए कई विवादास्पद बदलावों को निरुक्त यानी कि उसको हटा दिया जाता है और मौलिक अधिकारों को फिर से मजबूत किया जाता है। अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसको केवल कानून द्वारा नहीं बल्कि न्याय संगत प्रक्रिया द्वारा छीना जा सकता है। यानी कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, इसको कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तक कि इसको कोई नहीं छीन सकता। इसको अगर छीनना है तो कोई न्याय संगत प्रक्रिया होगी, उसके माध्यम से ही छीना जा सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 19 यानी अनुच्छेद 19 के अधिकारों को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता जो कि राष्ट्रीय आपातकाल को छोड़कर। फिर अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के लिए अधिक कड़े नियम निर्धारित किए गए थे। इसके अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। फिर आता है 45वां संविधान संशोधन जो कि 1980 में लाया जाता है। तो यह संशोधन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि वही 10 साल और बढ़ाने के लिए लाया गया था। फिर आता है 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982। यह संशोधन कर आधार यानी कि टैक्सेशन से संबंधित था, विशेषकर विक्रय यानी सेल्स टैक्स के संदर्भ में। फिर अगला देखते हैं 47वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1984 में लाया जाता है। यह संशोधन भी 9वीं अनुसूची में कुछ और कानूनों को जोड़ देने के लिए बनाया गया था। फिर आता है 48वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1984 में लाया जाता है। तो यह संशोधन विशेष रूप से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के लिए लाया गया था। अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए संविधान में अस्थायी संशोधन किया गया था। अगला देखते हैं 49वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1984 में आता है। तो यह संशोधन त्रिपुरा राज्य की जनजातीय जनसंख्या के लिए एक विशेष परिषद के गठन से संबंधित थी। फिर आता है 50वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1984 में लाया जाता है। तो ये संशोधन सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की सेवा की शर्तों से संबंधित था। तो इस तरह से 50 संविधान संशोधन हो गए हैं। अभी 105 बचे हुए हैं। टोटल 105 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। मतलब बिल तो कई सारे लाए जा चुके हैं लेकिन संविधान संशोधन जो कि एक्ट बन चुके हैं वो अभी तक 105 ही हैं। तो ये 50 हमने देख लिया है। बाकी की जो 50-55 बचे हुए हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अपनी राय बता सकते हैं। आप किससे रिलेटेड कोई और मान लीजिए कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप अगर वीडियो चाहते हैं इस NTPC से रिलेटेड NTPC एग्जाम के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। जय हिंद।